वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अपन कल पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपन टू सिस्टम्स के लिए पढ़ा था। किसी भी पार्टिकल या पिंड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यानी कि उस पार्टिकल का वह पॉइंट जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास अपन ने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन ने द्विकण तंत्र के लिए पढ़ा था, दो पार्टिकल P और Q मान लिए थे। फिर अपन ने बहुकणीय तंत्र के लिए पढ़ा था, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक कण या पिंड या निकाय बना हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ मास अपन ने द्विकण तंत्र के लिए और बहुकण तंत्र के लिए। आज अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास का वेग, वेलोसिटी ऑफ, टॉपिक है अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का वेग। देखिए अपना सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन जो है आप लिखोगे कि हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास के स्थिति सदिश की सहायता से या स्थिति सदिश से, सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश क्या आया था स्टूडेंट अपने, आरसीएम वेक्टर इक्वल टू, देखिए समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई। इसके बाद में अपन ने फिर द्विकण तंत्र और बहुकणीय तंत्र के लिए वैल्यूज ज्ञात की थी। इसको अपन आप नॉर्मली थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक जो एम आई था स्टूडेंट, उसे क्या लिखा था, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn, जो कैपिटल टोटल पिंड का मास हो सकता है। तो आरसीएम वेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई स्टूडेंट, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल M। जो इक्वेशन 2 है अपना द्रव्यमान केंद्र का क्या है, स्थिति सदिश। अब देखो वेग क्या होता है, किसी भी स्थिति सदिश का समय t के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है स्टूडेंट, वेग कहलाता है। तो एक कण या पिंड जो t समय में आरआई वेक्टर दूरी तय करता है। अब आप आगे लिखोगे, माना एक कण या पिंड जो स्मॉल t समय में आर आई वेक्टर दूरी तय करता है, स्मॉल t समय में आर आई वेक्टर दूरी तय करता है, तो द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश से हम जानते हैं, ये लिख लिया। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब वेग के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, टाइम t के सापेक्ष अवकलन करो स्टूडेंट, तो डी आर सी एम वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक, टोटल समेशन का होगा पहले तो अपना d अपॉन डी टी समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर। परिवर्तन चेंज जो है वो केवल किस में होगा, आर आई वेक्टर में होगा। तो देखो डी आर सी एम अपॉन डी टी को क्या लिख दोगे, कैपिटल का वी सी एम वेक्टर। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वेग, जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है, इसलिए वी सी एम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी। ओके, तो डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी को क्या लिखोगे स्टूडेंट, 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई स्मॉल वी आई वेक्टर। देखिए स्टूडेंट एम वी क्या होता है, एम वी किसे कहते हो आप, संवेग। ओके, देखो एम आई क्या है यहां पर,
एम आई आयवीय कण का द्रव्यमान तथा वी आई आयवीय कण का वेग है। जो इक्वेशन आप 3 दोगे, इस इक्वेशन 3 में एम आई आयवीय कण का द्रव्यमान तथा वी आई आयवीय कण का वेग है। यदि आयवीय कण का संवेग पी आई हो तो पी आई इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? पी आई वेक्टर कर सकते हो एम आई वी आई, ये होगा। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करो, पुट द इक्वेशन द VCM वेक्टर इक्वल टू 1/m समेशन i इक्वल टू 1 से n तक। इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? पी आई। ओके, फिर VCM वेक्टर इक्वल टू 1/m, इसका समेशन ओपन करो स्टूडेंट, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, जिसे टोटल अपन क्या कह सकते हैं? संवेग P वेक्टर भी कह सकते हो। टोटल पार्टिकल के लिए कुल संवेग P वेक्टर, तो VCM वेक्टर इक्वल टू 1/m या फिर P वेक्टर या PCM कह दो ना इसे, तो पता भी चल जाए। टोटल संवेग क्या कह दोगे इसे? PCM, क्योंकि समेशन i इक्वल टू 1 से n तक PI वेक्टर इक्वल टू होगा PCM वेक्टर। ओके, तो PCM वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? द्रव्यमान केंद्र का जो संवेग है वो क्या आ गया? कैपिटल M VCM वेक्टर, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का जो संवेग है वो टोटल उस कण या पिंड निकाय के द्रव्यमान तथा उस द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपना आ गया द्रव्यमान केंद्र का वेग और संवेग, दोनों चीजें अपन ने निकाल ली। आगे हेडिंग लगाओ, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। देखिए स्टूडेंट, देखो माना एक m द्रव्यमान का पिंड जो आयवीय कणों से मिलकर बना हुआ है, वही लाइन लिखोगे आप। लाइनें हर जगह में आपके लिखनी पड़ेंगी। माना एक m द्रव्यमान का पिंड जो आयवीय कणों से मिलकर बना हुआ है, फिर देखिए अगर आपको पता है कि त्वरण क्या होता है स्टूडेंट, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो संपूर्ण पिंड गति करता है तो उसके आयवीय कण भी क्या करेंगे? उसी वेग से गति करेंगे। यदि संपूर्ण पिंड गति करता है तो उसके आयवीय कण भी उसी वेग से गति करेंगे जिस वेग से संपूर्ण पार्टिकल गति कर रहा है। तो वेग का जो इक्वेशन है वो अपन जानते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के वेग समीकरण से हम जानते हैं VCM वेक्टर इक्वल टू, देखिए टोटल जो मास है कैपिटल M उसे तो लिख लेंगे, लेकिन जो वेलोसिटी वाला i इक्वल टू 1 से n तक mi स्मॉल vi, संवेग वाला नहीं, केवल वेलोसिटी की इक्वेशन 1। फिर देखिए अपन संवेग निकालेंगे तो वो लिखोगे, यदि स्मॉल t समय में वेग vi में परिवर्तन हो
तो इक्वेशन 1 का t के सापेक्ष से अवकलन करने पर ओके डी वी सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एम स्टूडेंट, फिर d अपॉन डी टी आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई वी आई। मास में कोई परिवर्तन होगा नहीं। डी वी सी एम को क्या लिखोगे बताओ स्टूडेंट? ए सी एम वेक्टर। त्वरण को कहाँ से डिनोट करते हो? एक्सीलरेशन ए से इक्वल टू 1 अपॉन एम समेसन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई डी वी आई अपॉन डी टी। ए सी एम वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एम आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई ए आई वेक्टर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स एम आई ए आई क्या होता है? वो लिखोगे आई वे कण के द्रव्यमान एम आई तथा वेग वी आई के गुणनफल को आई वे कण के लिए बल एफ आई वेक्टर कहते हैं। ओके, तो आप क्या लिखोगे? एफ आई वेक्टर इक्वल टू एम आई ए आई होता है स्टूडेंट ये। तो ए सी एम वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एम आई इक्वल टू 1 से n तक एफ आई वेक्टर। अब देखो टोटल आप एफ आई वेक्टर को क्या लिख सकते हो? समेसन आई इक्वल टू 1 से n तक के लिए स्टूडेंट F1 प्लस F2 प्लस F3। टोटल सेंटर ऑफ मास का Fn को क्या लिख सकते हो आप? FCM वेक्टर। तो FCM वेक्टर वैल्यू पुट कर दो तो आपका सोल्व हो गया कि FCM वेक्टर इक्वल टू कैपिटल M ACM वेक्टर। ये टोटल द्रव्यमान केंद्र का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, अपने संवेग और फोर्स भी ज्ञात कर लिया। यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो है उसकी अपन ने वेग, त्वरण, संवेग और बल भी ज्ञात कर लिया। आगे का अपना टॉपिक है, देखिए बहुकणीय जो भी तंत्र होगा, या अपन कह सकते हैं कि एक टोटल जो निकाय या पिंड है वो छोटे छोटे n कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उस बहुकणीय तंत्र की काइनेटिक जो एनर्जी है वो क्या होगी? तो अपना टॉपिक यही है कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। तो देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा पार्टिकल जो है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो अपन नॉर्मली उसका डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है कि एक एस निर्देश तंत्र लेते हैं या 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कैपिटल M द्रव्यमान का एक पार्टिकल है जिसके अंदर एक तो I वां कण लेते हैं और एक कण ले लेते हैं अपना सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल के लिए। उसके लिए स्थिति सदिश आपको पता है RCM वेक्टर होती है और RCM वेक्टर से I वे कण का स्थिति सदिश पता है स्टूडेंट आपको क्या होता है? RCI वेक्टर। I वे कण का स्थिति सदिश RI वेक्टर, कोऑर्डिनेट X, Y एंड Z, मूल बिंदु O। तो अपन क्या करते हैं कि माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण स्मॉल n कणों से मिलकर बना हुआ है। एक पार्टिकल है जो स्मॉल n कणों से मिलकर बना हुआ है। तो I वे कण की
गतिज ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट, के आई से डिनोट कर लेते हैं, 1/2 MI/VI², नॉर्मल सी बात है। आई वे कण की काइनेटिक एनर्जी को, तो आई वे कण का मास MI, आई वे कण का वेग VI, जहां MI आई वे कण का द्रव्यमान, VI आई वे कण का वेग। ओके, फिर देखिए जो अपना डायग्राम OCMP, इसको P पॉइंट दे दो, तो OCMP से देखते, तो देखिए OCP से, यानी कि OCP में सदिश नियम अपन लगाते हैं। तो ये इक्वेशन अपन ने कल भी पढ़ी थी कि जो RI वेक्टर है इक्वल होगा, या आप टोटल देख लीजिएगा सदिश लॉ से, OCM वेक्टर, फिर अपन आएंगे प्लस CMP या CP वेक्टर, डायरेक्ट लिख दो CP वेक्टर, और माइनस का OP वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू है RCM वेक्टर की स्टूडेंट, कल भी अपन ने पढ़ा था, प्लस CMP की जो वैल्यू है वो क्या है, RCI वेक्टर माइनस RI वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि RI वेक्टर की जो वैल्यू आई थी अपने वो क्या है, RCM वेक्टर प्लस RCI वेक्टर। ये इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है अपने स्टूडेंट, इस इक्वेशन 1 को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेना साइड में कि KI इक्वल टू 1/2 MI VI वेक्टर डॉट VI वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 को ऐसे लिख लेना कि अपना VI डॉट VI है, I डॉट I1 हो जाता है, VI² हो गया, तो VI वेक्टर डॉट VI वेक्टर लिख सकते हो। अब अपने जो इक्वेशन 2 आई है, इस इक्वेशन 2 का क्या करोगे, स्मॉल t, गतिज ऊर्जा के लिए अपने को वेग की आवश्यकता रहती है, तो इक्वेशन 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करो स्टूडेंट। तो लिखोगे इक्वेशन 2 का स्मॉल t के सापेक्ष से अवकलन करने पर देखिए स्टूडेंट्स, DRI वेक्टर अपॉन DT इक्वल टू DRCM अपॉन DT प्लस DRCI वेक्टर अपॉन DT। ठीक है, इस स्थिति में परिवर्तन को आपको पता है वेग कहते हैं, वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया VI वेक्टर, ये क्या हो गया VCM वेक्टर, प्लस ये क्या हो गया VCI वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र से आई वे कणों का वेग, यानी कि VCI की वैल्यू क्या है आप लिख भी सकते हो, यहाँ VCI या लिख दो यहाँ VI, आई वे कण का वेग है इक्वेशन 3 में। फिर देखिए VCM सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का वेग, VCI CM द्रव्यमान केंद्र से आई वे कणों का वेग। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अपन ने द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन में पढ़ा था I इक्वल टू 1 से n तक MI RCI वेक्टर, यानी कि आई वे कणों का जो द्रव्यमान केंद्र से आई वे कणों की जो स्थिति सदिश है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना आवश्यक है। तो आप एक चीज बताइए कि जो VCI है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अपन आगे पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करो। पहले इक्वेशन 1 है आपकी KI इक्वल टू 1/2 M, टोटल इक्वेशन अपनी यही है 1/2 M VI डॉट VI। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो अपनी इक्वेशन है 1/2 M, VI की वैल्यू क्या है VCM प्लस VCI, तो VCM वेक्टर प्लस VCI वेक्टर डॉट VCM वेक्टर प्लस VCI वेक्टर, क्योंकि VI वेक्टर की 2 जगह मान है। तो KI इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/M VCM स्क्वायर प्लस VCI स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 VCM डॉट VCI, 2 VCM डॉट VCI। अब देखिए स्टूडेंट, VCM डॉट VCI की वैल्यू की बात है, तो इनमें समेशन आप अलग अलग सब में लगाएंगे
तो के आई इक्वल टू 1/2m VCm स्क्वायर प्लस 1/2m समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक VCi स्क्वायर प्लस 1/2m समेशन 2 से 2 कैंसिल कर देना, समेशन i इक्वल टू 1 से n तक VCm VCi वेक्टर डॉट में आपको पता है mi, तो ये VCi वेक्टर इक्वल टू भी क्या होना चाहिए 0, तो ये जो पार्ट है अपना ये क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो के आई इक्वल टू 1/2m VCm स्क्वायर प्लस 1/2m समेशन i इक्वल टू 1 से n तक VCi स्क्वायर। ठीक है, यानी कि VCi जो स्क्वायर है वो वैल्यू किसकी है टोटल VCi डॉट VCi की। तो आप एक चीज देखिए कि ये क्या है KCM का मान है, फर्स्ट वैल्यू तो जो है वो KCM की, के आई इक्वल टू KCM का मान है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, प्लस ये किसकी है KCi। ठीक है, तो अपनी टोटल जो गतिज ऊर्जा है KCM और KCi, क्योंकि MVCi की वैल्यू क्या हो जाएगी तो स्टूडेंट MVCi की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, VCi स्क्वायर की नहीं करनी है अपने को, केवल MVCi की वैल्यू 0 करनी है। तो अपने पास में केवल 2 ही पद बचेंगे, तो ये तो सेंटर ऑफ मास की और ये किसकी है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के अंदर स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए, ये केवल काइनेटिक एनर्जी हुई नहीं, VCi 0 हो गया तो VCm अकेला गतिज ऊर्जा का पेमेंट नहीं हुआ, तो अपने को VCi स्क्वायर हो गया ये। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन जो अपनी 5 आई है 6 से जो भी है, इसमें गतिज ऊर्जा का मान क्या हुआ कि द्रव्यमान केंद्र KCM की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा है, तथा KCi आई वे कणों की गतिज ऊर्जा है। KCi क्या है, आई वे कणों की गतिज ऊर्जा, ये द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसी निर्देश तंत्र के अंदर बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा के आई का मान द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आई वे कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र से आई वे कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसे आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। लिखोगे द्रव्यमान केंद्र से आई हुए कणों की ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो किसी बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और आई हुए कणों की, द्रव्यमान केंद्र से जो आई हुए कणों की गतिज ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। थैंक यू ऑल ऑफ